पिछले कुछ टाइम में पंजाब को लेकर हमने बहुत बातें करी, कहीं पर ड्रग्स, कहीं पर गन कल्चर, मगर वाटर क्राइसिस जो पंजाब के आगे आने वाले 20-30 सालों की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, इस पर कोई बात नहीं है। पिछले 10-20 सालों में इस पर लिखा खूब गया है, मगर कोई आम डिस्कशन में नहीं आता। अच्छा, पंजाब की समस्या पर हम पहले जाएं, इससे पहले देखते हैं पूरे भारत में क्या सिचुएशन है, क्योंकि पूरी दुनिया की 17% आबादी यहाँ पर रहती है, मगर ग्राउंड वाटर कितना है? 4%। और उसमें से भी हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्टर हैं ग्राउंड वाटर, जो निकालते हैं उसका 80% सिंचाई में यूज़ करते हैं। अगर आप पंजाब चलें तो वहाँ पर एक और समस्या है, रिचार्ज रेट समझते हैं आप? पानी जितना धरती से निकालते हैं उसके अलावा पानी जाता भी तो है ना बारिश से, ग्राउंड वाटर उससे रिचार्ज होता है। अगर रिचार्ज ज़्यादा हो, निकालें हम कम, तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में जब 1.5 लीटर वाटर हम निकालते हैं तब 1 लीटर रिचार्ज हो पाता है, और ये समस्या पंजाब को एक डार्क फेज की तरफ लेकर जा रही है। पंजाब में पूरे 138 ब्लॉक्स अगर आप देखें, 80% पंजाब के ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर ये समस्या है कि 100% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन है। सिर्फ 22 ब्लॉक्स ऐसे हैं, वो भी कुछ साउथ वेस्ट पंजाब में और कांडी रीजन में, जहां पर पानी एक्चुअली बढ़ रहा है ग्राउंड वाटर। उसका कारण पता है क्या है? नमकीन पानी है यहाँ पे, पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, किसानी में नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए बढ़ रहा है। इसके अलावा 3 से 10 मीटर अगर आप धरती के अंदर जाएं और आपको पानी मिल जाए तो कहते हैं बढ़िया चीज़ है। पंजाब में ये चीज़ 20 मीटर 30 मीटर तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ रही है। और ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि किसानों को हर साल अपने सबमर्सिबल पंप, ट्यूबवेल वगैरह को बढ़ाना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है यार इसमें। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो ये समस्या पंजाब में ऐसी क्यों है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पंजाब में पैडी की फसल यूज़ होती है। पैडी यानी कि धान, जिसमें बहुत पानी खर्च होता है, और इसकी वजह से वहाँ पर ट्यूबवेल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ट्यूबवेल यूज़ होते हैं तो लगातार पानी नीचे से निकलता जाता है। अच्छा, पैडी में जो इरिगेशन है उसमें टेक्निक यूज़ होती है पडलिंग की, जहाँ आप खेत के ऊपर एक पडल बनाते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है ना वो बड़ी सख्त हो जाती है, तो जो रिचार्ज है पानी का वो भी नहीं हो पाता। तो इन सब का जो मिक्सचर है वो पंजाब को एक ऐसे डार्क फेस की तरफ धकेल रहा है जिस पर कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, तो अब आप ये समझ गए कि पंजाब में वाटर लेवल नीचे जा रहा है, यहाँ पर पैडी की फसल है जिसमें पानी बहुत यूज़ होता है, और ट्यूबवेल से पानी हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, इसलिए ये समस्या और बढ़ती जा रही है। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूँ। देखो, आज पंजाब के अंदर 70% एरिया में पैडी की फसल होती है, और ये एरिया 1980s में मात्र 9% हुआ करता था। और आज पंजाब के अंदर कैनाल से जो इरिगेशन है, यानी कि जिसमें हमें ग्राउंड वाटर कम यूज़ करना पड़ता है, वो सिर्फ 29% है। 1980s में ये 45% था। आज पंजाब के अंदर 70% से ज़्यादा एरिया में ट्यूबवेल के जरिए इरिगेशन होता है। 1980s में ये मात्र 50% था, और आपको पीछे ले चलूँ तो 1960s में मात्र 22% था। 22% से 70% पहुंच गया है ट्यूबवेल इरिगेशन, और 9% से 70% पहुंच गई है पैडी की क्रॉप। यानी कि पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पंजाब की वाटर क्राइसिस में एकदम मिट्टी का तेल छिड़क के माचिस लगा दी है, और उसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960s का टाइम देखिए, अपने भारत में एक बार चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर। वो वहाँ से गेहूँ मंगा रहा है, चावल मंगा रहा है, बहुत परेशान है। तो नेताओं ने सोचा, यार हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतने लोग हैं, हम कर क्या रहे हैं यार? अरे उगाओ भाई, गेहूँ उगाओ, चावल। अगर आपको फर्टिलाइजर चाहिए हम देंगे सब्सिडी में, अगर आपका गेहूँ चावल नहीं मिल रहा हम खरीदेंगे, एमएसपी देंगे। और 1990s में तो ये कह दिया कि भैया अगर पंप चलाना है उसकी बिजली भी आपको सब्सिडाइज रेट में मिलेगी, मगर बम्पर पैदावार करो। किसानों ने कहा ओ लो जी, अभी कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो पैदावार हुई वो बहुत तेजी से बढ़ी, इतनी बढ़ गई कि ना सिर्फ भारत के लोगों के लिए सफिशिएंट हो गया, हम एक्सपोर्ट करने लग गए। और आज के टाइम पे तो ये समस्या है कि भैया इसको स्टोर कहाँ पर रखें, क्योंकि न्यूज़ में आता है लगभग ग्रेन हर साल सड़ता रहता है। ये जो किसानों ने करके दिखाया उसको पूरा सल्यूट है, मगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक ऐसा चक्रव्यूह बनता चला गया जिसमें किसान आज खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सरकार ने एमएसपी पर गेहूं चावल खरीदने शुरू करे, सरकार ने फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दी, और सरकार ने पानी जो पंप से निकालते हैं उसकी बिजली पर सब्सिडी दी। इन तीनों ही चीज़ों में देखिए किसान कैसे फंसता है। सबसे पहले सरकार कह रही है कि हम कुछ फसलों पर आपको एमएसपी देंगे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, यानी गारंटी है कि आपको इतने पैसे में तो हम खरीद ही लेंगे। तो किसान भी खुश है कि चलो मेरी फसल बिक जाएगी। मगर वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फसल है, गेहूं और चावल उसमें आता है। तो गेहूं चावल किसानों ने कहा हम ज़्यादा उगाएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम कोई और साइकिल नहीं चलाएंगे क्रॉप की, यही उगाते रहेंगे। ये उगाने से क्या हुआ कि उनकी जो खेत की जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली गई। अब जब खेत की फर्टिलिटी डाउन है
मगर आप कोई और फसल नहीं उगा सकते क्योंकि ये फसल गवर्नमेंट खरीदती है। तो आप क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र लगाते हैं। गवर्नमेंट ने उस पर भी सब्सिडी दे रखी है, तो आप भर भर के फर्टिलाइज़र लगाते हैं। उसका असर क्या होता है वो आपको सदगुरु के सेफ सॉइल मूवमेंट से पता चल जाएगा, जहाँ पर वो बताते हैं कि पिछले 30, 40, 50, 100 सालों में जो फर्टिलिटी है पूरी धरती की, वो बहुत तेज़ी से नीचे गई है। जहाँ पहले जितनी एक एरिया में पहले फसल होती थी, उससे बहुत कम फसल अब होती है, और जो होती भी है उसमें न्यूट्रिएंट लेवल कम होते जा रहे हैं। कितनी स्टडीज़ ये बताती हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ होने से चीज़ों में कैंसरस एलिमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में। और किसानों के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो और फर्टिलाइज़र डालते हैं और अपनी धरती की जो फर्टिलिटी है उसको कम करते जाते हैं। इसके अलावा चूंकि ये जो क्रॉप्स आप लगा रहे हैं गेहूं की और धान की, इसमें पानी बहुत चाहिए, तो आपने ट्यूबवेल लगा रखा है, हर साल आप खूब पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो लेवल है वो भी नीचे जा रहा है, तो हर साल आप उसका और लेवल बढ़ाते हैं, उसमें भी पैसा खर्चते हैं। यानी कि आप फर्टिलाइज़र में पैसा लगा रहे हैं, पानी में पैसा लगा रहे हैं, और जब आप इतना पैसा लगा के कोई क्रॉप उगाते हैं तो आप ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि वो क्रॉप ना बिके, तो आप वही क्रॉप उगाएंगे जिस पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। तो आप बार बार गेहूं और धान की फसल उगा रहे हैं, जिससे आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी और खराब हो रही है। ये ट्रैप नहीं तो और क्या है। किसान बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें भी समझ में आता है, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है बाहर निकलने के लिए। अब आप ये पूछ सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता दी भैया, इसका सोल्यूशन भी बताते जाओ। तो इसका सोल्यूशन 3P मॉडल से निकल कर आएगा, प्लानिंग, प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट। समझाता हूँ कैसे। देखो, किसान अभी एक ही क्रॉप बार बार लगा रहा है। किसानों के साथ बैठिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कीजिए और बात कीजिए कि हम क्रॉप्स की प्लानिंग कैसे करें, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करें, कैसे साइकिल मेंटेन करें, जिससे हम अलग अलग क्रॉप लगाएं और हमारी धरती की जो फर्टिलिटी है वो भी खराब ना हो। किसान का सबसे पहला सवाल यही होगा कि भैया अगर हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे उसका प्राइस कौन देगा। आप तो MSP कुछ क्रॉप पर लगाते हो, आप प्रोक्योर भी सारी नहीं करते, तो हमारी तो बाहर बिकेगी नहीं, प्राइवेट मार्केट में, तो हमें धक्के खाने पड़ेंगे। तो दूसरी चीज़ आएगी प्राइसिंग, जहाँ पर आप जो क्रॉप उन्हें सजेस्ट करते हैं उसकी प्राइसिंग भी आप कहीं ना कहीं एक मिनिमम प्राइसिंग तो डिसाइड करिए, ताकि उनका जो किसानों का है वो लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत जा रहा है, फर्टिलाइजर लग रहे हैं, पानी लग रहा है, तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट चीज़ है प्रोक्योरमेंट। उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसानों ने बना भी लिया, आपने प्राइस भी तय कर दिया, कोई खरीदने नहीं जा रहा उनसे वो क्रॉप, तो प्रोक्योरमेंट के लिए भी आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप देखें, किसानी में एक प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर छोटे छोटे किसान मान लो कल के दिन फ्रूट या वेजिटेबल उगाना चाहते हैं और मान लो वो आलू से चिप्स बनाना चाहते हैं, तो उनके पास फैक्ट्रीज नहीं है, उनके पास कोई ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है जहाँ पर वो उन्हें सपोर्ट हो कि चलो इतनी आलू उगाएंगे तो हम कल के दिन चिप्स बनाकर बेच सकते हैं या कोई हमसे खरीद लेगा। और यही चीज़ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें लानी पड़ेगी, जहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी बहुत सारी खुलवानी पड़ेगी, ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, हो सकता है आप मेरी बात से अग्री ना करें, बट ऐसा मुझे लगता है कि फार्म लॉज जो थे वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, जहाँ पर वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे थे, क्योंकि सरकार इतना इन्वेस्टमेंट हर जगह नहीं कर सकती। वो कह रहे थे कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, वो लोग प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, वो लोग स्टोरेज फैसिलिटी लगाएंगे, अलग अलग क्रॉप की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वही लोग किसानों को पैसे देंगे कि आप ये वाली क्रॉप लगाओ, हम आपसे खरीद लेंगे, वो गारंटी होगी, उसमें एग्रीमेंट किए जाएंगे, है ना। ये सारी प्लानिंग में था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें सारी नहीं हो पाई। मगर इसी पूरे 3P मॉडल में एक चौथा P है जो हमेशा इसमें टांग अड़ा देता है, वो P है पॉलिटिक्स। पिछले 20, 30, 50, 60 सालों में चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के अराउंड इतना यूफोरिया है कि उस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी तो नहीं हो रही हैं, कहीं कहीं हमें थोड़ा सा अपने आप को रीअसेस तो नहीं करना चाहिए। और जो लोग अगर सोचते भी हैं तो वो ये देखते हैं, यार पंजाब पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को संभाले हुए है, गेहूं इतना पैदा होता है, धान इतना पैदा होता है, अगर यहाँ पर कुछ करेंगे हमारा वोट चला जाएगा, हम पॉलिटिकली पीछे रह जाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है, हमने फार्म लॉ के टाइम पर भी देखा था। तो इसीलिए इस पॉलिटिक्स की वजह से बाकी P जो हैं वो भी सही नहीं हो पाते, क्योंकि अगर वो प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट में प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कहते हैं अरे अरे जी ये तो पूरा देश बिक गया, सब बेच दिया, सारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन दिखते तो हैं, आसान भी लगते हैं, मगर पूरी हद तक प्रैक्टिकल नहीं है। काफ़ी P हो गए ना, प्रैक्टिकल, पॉलिटिक्स, प्राइवेटाइजेशन, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट। खैर, आई होप आपको मेरी बात कन्वे हो गई होगी। चलिए, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद, वंदे मातरम।